नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.बी. गीता नरहरी, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, आपका स्वागत करती हूँ लिखित संवाद कौशल के सेशन में। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि मौखिक संवाद कौशल को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें आवश्यक तत्व, और स्वामी विवेकानंद कैरियर निर्माण योजना रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। और मौखिक संवाद में हमने देखा हम तब करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं इंटरव्यू में, जब वो हमारे रेज्यूम नहीं देखते हैं, वो हमारे हाव भाव, हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारे संवाद को वो परख रहे हैं, तो तब मौखिक संवाद उपयोगी होता है। और लिखित संवाद में बहुत एडवांटेजेस हैं जो मौखिक संवाद में नहीं हैं, जो कि स्पॉन्टेनिटी जो मौखिक संवाद में आपको चाहिए, लिखित संवाद में आपको समय मिल जाता है, आप सोच समझ के कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम देखते हैं जो मौखिक संवाद में मौजूद नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन अक्सर जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अगर दो दोस्त मिलते हैं और एक दूसरे को घर बुलाते हैं तो उसके लिए उनको पत्राचार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फ़ोन करते हैं, आ जाओ, और निकल लेते हैं लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, औपचारिक तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं, तो औपचारिक संवाद को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें लिखित संवाद कौशल का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और मोस्ट कॉमन है, और लिखित संवाद बहुत कॉमन है। अगर हमें किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है कि हमारे आसपास में क्या प्रॉब्लम है और किसी ज़रूरी तत्व के और ध्यान केंद्रित करना है, तब भी हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। और लिखित संवाद का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये अभिलिखित योग्य है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये लिखित संवाद जो है साफ एवं संक्षिप्त होना चाहिए। लिखित संवाद बहुत ज़रूरी है कि साफ एवं संक्षिप्त हो। लिखित संवाद के कई प्रकार हैं। आप जैसे अपने फ्रेंड्स को, बिजनेस लेटर्स को कई जगह अप्लाई किए होंगे तो ईमेल्स यूज़ किया होगा। फिर ईमेल्स बहुत कॉमन है, आप सबका ईमेल आईडी मैं आशा करती हूँ कि बन गए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आप सब अपना ईमेल आईडी बनाएं, क्योंकि इसको रिज्यूम में देना बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर्स हैं जो हम किसी जो बहुत फॉर्मल लेवल पे नहीं है, बहुत औपचारिक नहीं है, तो हम इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखते हैं। फिर कारोबार पत्राचार, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जो कारोबार संबंधी जैसे कि किसी कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि आपका ड्यू डेट कब है, दोबारा पेमेंट का, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है। एंड लिखित विवरण, रिपोर्ट राइटिंग, जब आप लिखित विवरण किसी घटना का, किसी स्थल से रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप मौखिक रिपोर्टिंग ना करके वहाँ पे जाके जांच करके, कई बार इन्वेस्टिगेट करके या रिसर्च करके आप रिपोर्ट देते हैं, तो वो लिखित विवरण होता है। फिर हम ये देखते हैं कि प्रगति की सीढ़ियाँ होती हैं लिखित संवाद। सबसे पहले कैसे हम लिखित संवाद को अपना प्रगति की सीढ़ी कैसे बनाएं। पहले तो लक्ष्य को निर्धारित करें। आप ये समझ लें कि इस संवाद को, इस रिटन कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे इससे सामने वाले को नाराज़ करना है कि सामने वाले का ध्यान इस तरह आकर्षित करना है कि हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कि वो हमसे रूठ जाए या हमको दुश्मन समझ बैठे। तो हमारा लिखित संवाद का ये मुख्य लक्ष्य है कि हमारा समस्या का निवारण हो, ना कि हम किसी के गैर हो या बैर हम किसी से मोल लें। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपना लक्ष्य पता हो कि हमें कहाँ जाना है। एंड आउटलाइंस का उपयोग करें। आप ये जानें लिखित संवाद में कि पेपर का आउटलाइन जो फिज़िकल फॉर्मेट है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक पेपर पे लिख देते हैं और बहुत छोटा हैंडराइटिंग होता है, या फिर फॉन्ट साइज़ जो वो यूज़ करते हैं वो बहुत छोटा होता है। एंड वो इस तरह का कोई फॉन्ट होता है जो बहुत फ्रेंडली नहीं है टू द आई, बहुत डिज़ाइनर हो सकता है, उसका कैलीग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन वो प्रिंट आउट में कुछ प्रिंट नहीं होते हैं, लाइट प्रिंटेड दिखते हैं। सो आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि किस तरह का आप टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड कीप इट प्रोफेशनल, व्यावसायिक स्तर बनाए रखें। जब भी आप लिखित संवाद कर रहे हैं वो हमेशा के लिए परमानेंट रिकॉर्ड किसी के पास रह जाता है। तो आप बाद में नहीं कह सकते कि ये मैंने नींद में लिखा, ये मैंने बर्थडे पार्टी से आके लिखा, मैं अपने सुध में नहीं था, मैं सुबह सुबह नींद की कमी में लिखा, बुखार में लिखा, इसीलिए इस तरह का भाषा का उपयोग किया। आप
अपॉलॉजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम रोज़गार उन्मुखी प्रशिक्षण के दौरान ये देखते हैं कि जो लोग अप्लाई करते हैं उनके कई बार रेज्यूम्स हो सकता है कि आप इंसान बहुत इंटरेस्टिंग हो, अगर आपसे वो मिलते तो आपको ज़रूर जॉब ऑफ़र करते, लेकिन आपके रेज्यूम में इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपके रेज्यूम में इतनी त्रुटियां हैं, इतने एरर्स हैं, और आपने जो भाषा का उपयोग किया इससे आप बहुत अनप्रोफेशनल लग रहे हैं। तो कीप इट प्रोफेशनल। तो जो व्यावसायिक स्तर है उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई सारे CVs रेज्यूम्स में से आपका अगर शॉर्टलिस्ट होना है तो आपका लिखित संवाद जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे आपका लिखित पत्राचार पहुँच रहा है, आपका लिखित करस्पॉन्डेंस जो आपने दिया है वो आपकी जगह पे वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको तो मौका बाद में मिलेगा, पहले आपके लिखित संवाद को जज किया जाएगा, तो जजमेंट में वो पास होना चाहिए। सो कीप इट वेरी प्रोफेशनल। यथासंभव सुधार किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी एडवांटेज है। आप एक बार मुंह से एक शब्द निकल जाता है तो उसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लिखित संवाद में आप दोबारा एडिट कर सकते हैं बार बार, और फिर उसको पुनः जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये मेरा बेस्ट है, ये इससे अच्छा नहीं हो सकता, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, ये मेरे लक्ष्य को जो मैंने निर्धारित किया उसको ये टारगेट फुलफिल करता है, तभी आप उसको फाइनल कर सकते हैं। सो ये आपके पास एडवांटेज रहता है। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक पत्राचार क्या है, बिजनेस लेटर्स क्या है। सो बिजनेस लेटर्स जो एक कंपनी या दूसरे कंपनी से पत्राचार के लिए, या एक कार्यालय एक संगठन दूसरे कार्यालय के बीच, या फिर कस्टमर्स और क्लाइंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, ये बिजनेस लेटर्स होते हैं। ये न्यू ऑफर्स के बारे में बताते हैं, डिस्काउंट्स के बारे में बताते हैं, पेमेंट ड्यू डेट्स के बारे में बताते हैं, एक्सटेंशंस के बारे में बताते हैं। तो इस तरह के जो पत्राचार है ये व्यावसायिक पत्राचार होता है। सो आपको जब लिखित कम्युनिकेशन आप करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंपनी में आपको किसी का नाम पता चला तो आप बहुत क्लियरली अगर आप जानकारी रखते हैं कि वही पर्सन, वही इंसान जो है इस विभाग को देखते हैं, तो ही आप उसका नाम लिखिए, वरना डेसिग्नेशन लिखना भी काफ़ी होता है, जैसे कि टू द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो टू द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी काफ़ी ऑफिशियल है। अगर आपको नाम आपने लिख दिया और वो कंसर्न्ड पर्सन इस डिपार्टमेंट को नहीं देखते हैं तो फिर आपका लेटर जो है सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। सो जब आप श्योर होंगे तो नाम सहित आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस लेटर्स कर सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स लिख सकते हैं, वरना डेसिग्नेशन और सही डिपार्टमेंट और सही कंपनी का नाम लिखने से आपका पत्र कंपनी में पहुंच जाएगा। सो लेटर हेड और फर्म का नाम, सो आप फर्म का नाम कभी गलत मत लिखिएगा, और अगर आप अपना ओन लेटर हेड कुछ प्रिंट करवाइएगा उसमें देखिएगा कि कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आपने MA किया है या BA किया है तो वो BSc नहीं होना चाहिए। सो कई बार जो है वो टाइपिंग एरर्स में MA किया है तो MSc आ जाता है, फिर वो अब इतने सारे प्रिंट हो गए, बाद में देखा तो हमें उसको यूज़ करना है तो हम वही लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, तो कोई रॉन्ग लेटर हेड ना यूज़ करें। अपना अगर उससे तो बेटर है कि आप एक A4 साइज़ में अपने पूरे डिटेल्स एक ऑफिशियल फॉर्मेट में आउटलाइन में डालें। सही दिनांक का, अगर आपने किसी का लेटर देख के लिखा है तो कई बार लोग वो दिनांक सही बदलना भूल जाते हैं। जिस लेटर से आपने देख के लिखा आप वही दिनांक रख देते हैं, तो दिनांक सही होना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आप कितने सतर्क हैं, कितने अलर्ट होके, कितने कॉन्शियस होके, फोकस के साथ आपने लेटर लिखा। संदर्भ व पता और एड्रेस और कॉन्टेक्स्ट एकदम सही होना चाहिए, सब्जेक्ट एकदम सही होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए कि इसको इस लेटर से क्या चाहिए, इस करस्पॉन्डेंस से इसका क्या उद्देश्य है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना चाहिए। कई लोग सब्जेक्ट लिखते नहीं हैं, सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट में अगर कोई अकाउंट नंबर है, कोई रोल नंबर है, कोई कक्षा है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सब्जेक्ट में मेंशन करें, क्योंकि जो आपका केस या आपका जो इशू क्रॉस चेक करने वाले हैं या चेक करने वाले हैं उनको बहुत इजी हो जाएगा, और जब काम आप दूसरों के लिए सरल करते हैं तो आपके काम बनते भी जाते हैं। विषय व मुख्य अंश, जो आपका विषय और मुख्य अंश है वो बहुत संक्षिप्त तरीके से, लेकिन विवरण जो है साफ हो, क्योंकि आप 2-3 पेज का विषय लिखेंगे या 2-3 पेज का मुख्य अंश जो है बहुत बड़ा होगा,
तो बहुत सारे लेटर्स में उसको पढ़ना, ध्यान देना ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको जो है मुख्य अंश भी बहुत संक्षिप्त में लेकिन पूरे डिटेल्स आ जाएं, इसका आप ध्यान रखें। और ये देखिए समापन, आप किस तरह से समापन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे ज़रूरी चीज़ों का आपने समापन करके निवेदन फिर से किया कि आपको क्या चाहिए। निवेदन, आपको छुट्टी चाहिए या आपको चाहिए कि आपका अकाउंट को अपडेट करें, तो जो भी है समापन में एक बार फिर से जो आपने मुख्य अंश में लिखा, एक लाइन का निवेदन ज़रूर लिख दीजिए कि आप क्या चाहते हैं उस लेटर से। हस्ताक्षर ज़रूर होना चाहिए। कई बार लोग प्रिंट आउट लेके सेंड कर देते हैं, हस्ताक्षर नहीं होता है, तो सेंडर का नाम, प्रेषक का नाम उसमें होना ज़रूरी है। कई बार हस्ताक्षर होता है, पूरा नाम ब्रैकेट्स में नहीं होता है। सो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हस्ताक्षर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि नीचे नाम, वरना पता कैसे चलेगा कि ये भेजा किसने है। और इनक्लोजर्स, अगर आपने उसके साथ कुछ इनक्लोजर्स, उपलेख, कुछ इनक्लोज पोस्ट स्क्रिप्ट, कितने कॉपी सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ उसके साथ आपने इंक्लूड किया है तो उसका भी उल्लेख आप करते जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि लिखित संवाद के एक और महत्वपूर्ण अंश जो कि रिपोर्ट राइटिंग, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट विवरण, रिपोर्ट के आवश्यक तत्व। हम रिपोर्ट क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कई बार पूछ सकते हैं आपसे कि लिखित संवाद के कितने प्रकार हैं और रिपोर्ट राइटिंग के क्या मुख्य तत्व हैं, बिजनेस लेटर्स में क्या होते हैं। तो इसीलिए आपको लिखित संवाद से रिलेटेड जितने मुख्य अंश हैं उन सब से हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस सेशन में कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप किसी रिपोर्ट का विवरण करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लिखित संवाद में आप कहीं गए होंगे, रिसर्च किया होगा, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो टाइटल बहुत ज़रूरी है। शीर्षक बहुत ज़रूरी है, शीर्षक, टाइटल पेज बहुत ज़रूरी है, टाइटल हो उसमें, और टेबल ऑफ कंटेंट्स, रिपोर्ट्स में आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया ये बहुत ज़रूरी है। विषय सूची ज़रूर हो उसमें, और संक्षेपिका, एग्जीक्यूटिव समरी, एक एग्जीक्यूटिव समरी जो कि एक 100 वर्ड्स में या 75 वर्ड्स में इस रिपोर्ट में आपने क्या पाया, एग्जीक्यूटिव समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव समरी इंटरेस्टिंग है तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाती है। अगर एग्जीक्यूटिव समरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है या एग्जीक्यूटिव समरी में ऐसा लगता है कि ये बहुत आम चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है, तो फिर लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं। परिचय एवं विचार विमर्श, इंट्रोडक्शन और डिस्कशन पे पूरा ध्यान दें कि इंट्रोडक्शन में भूमिका बताते बताते इतना ज़्यादा ना बताएं कि इंट्रोडक्शन में ही पूरा रिपोर्ट जो है अनइंटरेस्टिंग हो जाए। इंट्रोडक्शन उतना ही दें ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेजेंट रिपोर्ट पे आ सकें। कई बार लोग भूमिका लिखते लिखते बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन को ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, जो हमारा टॉपिक एट हैंड है उससे जितना रिलेटेड है उतना ही रिलेटेड मटेरियल आपको इंट्रोडक्शन में देना चाहिए। फिर आप विचार विमर्श, डिस्कशन, कंक्लूजन और रिजल्ट्स या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इस पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए कि डिस्कशन किन चीज़ों पे विचार विमर्श हो सकता है, इस पर आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। फिर कंक्लूजन, आप संदर्भ निर्देश, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स, उपसंहार, कैसे जो आपने पाया उसका क्या उपसंहार हो सकता है, उसके क्या सजेशंस आप दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस क्या हो सकते हैं, इन सब का आप उल्लेख लास्ट में करेंगे। और अगर आपने इस रिपोर्ट राइटिंग में किसी चीज़ को रेफ़र किया हो, वेब लिंक्स यूज़ किया हो, टेक्स्ट बुक्स यूज़ किया हो, तो आप रेफरेंसेस का लास्ट में, सबसे लास्ट में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस ये बताता है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, आपने जहाँ से जो मटेरियल स्टडी किया है आप उसको क्रेडिट्स दे रहे हैं। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के बिना ऐसा लगता है कि आप दूसरों के काम को अपना काम बता रहे हैं, इसीलिए जितने ज़्यादा आपने कहीं से भी रेफ़र किया हो, रेफरेंसेस देने से आपका काम को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। आधिकारिक पत्राचार, अभी हम देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर के क्या क्या इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। ऑफिशियल लेटर के लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्र शीर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा लेटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। अगर किसी का डेसिग्नेशन चेंज हो गया है तो आप ये देखिए कि पुराने डेसिग्नेशन से, पुराने रैंक से उसको संबोधित ना करें। और डिस्पैच नंबर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन उसमें डेफिनेटली हो। नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ द सेंडर, नाम, सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।
और जो डेसिग्नेशन है, अगर उनको हाल फिलहाल प्रमोशन मिला है और वो किसी अन्य पद पे चले गए हैं, तो आप उनको प्रीवियस रैंक या डेसिग्नेशन से उस सेंडर का पदनाम यूज़ नहीं कर सकते। फिर इससे जो है बहुत ऐसा लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपका अपडेट नहीं है आप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। और रिसीवर का नाम और पदनाम, जो भी रिसीवर है उनका नाम, पदनाम और एड्रेस ही ऑफिशियल लेटर में होना ज़रूरी है। और विषय ऑफिशियल लेटर में बहुत ज़रूरी है कि किस विषय में ये पत्राचार हो रहा है। ये पत्राचार आधिकारिक है तो सब्जेक्ट इसमें ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब बहुत सारा पत्राचार ऑफिस में आता है, हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, इसको हम किस फाइल में रखें, ये कौन से विभाग से संबंधित है। सो आपका क्लियर विषय होगा, आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, तो आपको ये बताने में इजी होगा। संदर्भ, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है कि किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं। अभिवादन बहुत ज़रूरी है, सही अभिवादन से बहुत आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है लिखित संवाद में। पत्र का मुख्य अंश में आप संसदीय भाषा का यूज़ करेंगे और सभ्य भाषा का यूज़ करेंगे, तो उससे पता चलता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और ये बात किन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और नाम लेखन और हस्ताक्षर ज़रूर उसमें होना चाहिए, इससे आपका जो आधिकारिक पत्राचार है पूर्ण होता है। इस तरह से लिखित संवाद के आवश्यक तत्व को हम एक और बार रिवाइज करते हैं। लिखित संवाद में हम लोग कुछ लिखित संकेत भी यूज़ करते हैं, सिंबल्स का भी उपयोग करते हैं, राइट, रॉन्ग, इस तरह के। ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, पत्र, विवरण, ज्ञापन, मेमोस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब लिखित संवाद में आते हैं। और एडवांटेज ये है कि हम एडिट कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि उसको कंपोज करने में, प्रतिकूल परिस्थिति में कंपोज करने में जो है टाइम लगता है। लेकिन राइटिंग एबिलिटी हमारी इम्प्रूव होती है, लिखित क्षमता हमारी बढ़ती है, इसीलिए लिखित संवाद कौशल को भी बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। धन्यवाद।